अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। 30 करोड़ की डकैती की वारदात मेरे पस मंज़र में यहाँ हुई, जहाँ रक्षा खड़ा है। यहाँ वैन रोकी, कैश वैन, होटल पे चाय पीना चाहते थे। यहाँ से जब गाड़ी रोक के, कोई एसओपी नहीं है किसी भी सिक्योरिटी का, एजेंसी का, कि वो गाड़ी में कैश हो तो वो जो है उसको किसी जगह रोकें, सिवाय उस जगह के जहाँ पर उन्होंने कैश डिलीवर करना होता है। यहाँ पर इन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के बाद चाय पीने के बहाने ड्राइवर वो पीछे चला गया, जहाँ कुछ छालियाँ वगैरह लेने के लिए, जो वो मुलव्वस लग नहीं रहा, क्योंकि चीफ क्रू जो था उसने ये वारदात डाली थी इस डकैती की। और उसके बाद मुल्ज़मान ने क्या प्लानिंग की, क्या किया, हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ जोहराबाद यासीन गुजर। उनसे पूछते हैं। यासीन साहब, ये बताइएगा कि क्या हुआ था उस दिन यहाँ? ये 12 तारीख की बात है, जुम्मे का दिन था। तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे, 9:30 बजे मुझे इतला मिली, मेरी मोबाइल वहाँ से गुजर रही थी। तो जो कैश वैन थी वो मेरे इलाके में पकवान सेंटर के पास खड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि हमें यहाँ से कुछ लेके आई है गाड़ी और हमसे पैसे लेके चले गई है। इस वारदात पे फौरी तौर पे मैं पहुँचा, अफसरान बाला को बताया और इस जगह इसका मुकदमा क्या दर्ज हुआ था? इसका मुकदमा 382 है, 408 है और 442 है, 34। मुल्ज़मान कौन कौन थे? इसमें मुल्ज़मान का चीफ क्रू था वाजिद। असल में प्लानिंग ये हुई कि जो एसओपी होती है इन गाड़ियों की, वो एसओपी ये होती है कि जब गाड़ियाँ कैश लेके जाती हैं तो उसी बैंक पे जाकर रुकती हैं जहाँ इन्होंने पैसे डिलीवर करने होते हैं। वो बैंक यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस जगह वो आके, जो वहाँ का चीफ क्रू था वाजिद, उसने इनको तकरीबन 8-10 मरतबा इसी जगह पर रोका है और चाय पिलाई है। नाजरीन, टोटल फोकस वाजिद अली इस वारदात में, और पुलिस उसी घेरे में घूम रही थी। वाजिद के बारे में पता चला कि वो इलाका गैर चला गया। 20 करोड़ रुपए की रकम कैसे बरामद की, ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। हम चलते हैं अभी डीआईजी वेस्ट जोन में, डीआईजी वेस्ट जोन इरफान बलोच के पास। उनसे जाके मालूम करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से पूरी टीम के साथ जो है वो मुल्ज़मान का सुराग लगाया। आइए हमारे साथ। जी नाजरीन, हम मौजूद हैं डीआईजी वेस्ट जोन ऑफिस में, और यहाँ डीआईजी वेस्ट जोन इरफान बलोच साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 30 करोड़ की डकैती में मुलव्वस मुल्ज़मान का सुराग लगाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी कैसे हुई। जी, ये जैसे आपको पता होगा कि ये 12 जून का ये वाक़या था, और मैं समझता हूँ कि कराची की सबसे बड़ी रिसेंटली जितनी भी वारदातें हुई हैं उसमें सबसे बड़ी वारदात हम कह सकते हैं, जिसमें एक पूरी कैश वैन को उन्होंने लूटा और इसमें तकरीबन 30 करोड़ की रकम मौजूद थी। तो इसमें जो इनिशियली हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो वो तो उन्हीं का एक गार्ड मुलव्वस था, और जिस तरह मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वो जो गार्ड था वो अक्टूबर-नवंबर से सिक्योरिटी कंपनी में आया, उसने सारी रेकीज़ की और फिर एक गैंग ने पूरा इसके ऊपर काम किया और ये सारी वारदात उन्होंने की। तो एक जो सीसीटीवी कैमरा जो उस गाड़ी में लगी हुई थी वो उसको डिसेबल करने में वो उनसे गलती हुई, जिससे हमें ये सुराग मिला कि गार्ड भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जो बंदा हमने बाद में पकड़ा वो कहीं पे भी मंजर आम पे नहीं आ रहा था, और वही गैंग का सुरगना था। और उसको फिर हमने पास्ट में जितना हमने 2 साल 2.5 सालों में जितना हमने एक सीसीटीवी का जाल हमने पूरे मतलब ये जैसे मेन तो वाजिद अली था जो जिसके बारे में आपने बताया, पुलिस उसी को फोकस कर रही थी, जैसे कि मुकदमा दर्ज हुआ या दीगर लोग थे वो तो ब्लाइंड थे। असल जो मुल्ज़म अभी पकड़ा गया इस तक कैसे पहुँचे जो आप बता रहे थे? जी हाँ, वो जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, उसमें वाजिद अली मेन जो सीसीटीवी में नज़र आ रहा था, लेकिन जो मेन इसमें जो किरदार है जिसको अभी हमने पकड़ा है, अली लंगड़ा, वो कहीं पे भी सीसीटीवी में नज़र नहीं आ रहा था। उसको फिर हमने यहाँ पे एक पूरा एक जाल बनाया हुआ है वेस्ट जोन में एक कैमरास का। वो ये है कि अभी तक क्योंकि सीसीटीवी कैमरा हमारे वेस्ट जोन में अभी तक नहीं है, उसकी रीच नहीं है वहाँ पे, तो हमने पिछले जो 2-2.5 सालों से हमने इसके ऊपर काम ये किया है कि जितने भी हमारे पास मार्केट्स हैं उनके ऊपर हमने प्राइवेट कैमरास हमने लगवाए हैं, और उसका हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी एक बनाई हुई है उसकी जिसको हम मॉनिटर भी करते हैं, और एक पूरा हमने एक
कैमरे तो लोगों के प्राइवेट हैं, जो उनकी अपनी जो दुकानें हैं, बिजनेस है, कारोबार है, घर हैं, या दफातर हैं, या गलियां हैं, वहाँ लगाए हुए हैं। तो एक आपने अपने पास एक सेटअप उसका किया हुआ है? जी हाँ, उसका सेटअप हमने पूरा किया हुआ है और हमने हर थाने में एक फोकल पर्सन मुकर्रर किया हुआ है। जहाँ पे भी कोई भी वारदात होती है उसको पता है कि हमने उस थाने की हद में कितने कैमरास लगाए हुए हैं और वो फिर उन कैमरास के ज़रिए उस वारदात को ढूंढने की कोशिश करता है। इसमें भी जो इस स्पेसिफिक वारदात की हम जिसमें बात कर रहे हैं, इसमें भी हमारे कम से कम 35 ऐसे फोकल पर्सनस थे जो कैमराओं पे काम कर रहे थे और उन्होंने जितने भी कैमरास हमने पास 2 सालों में लगाए हुए हैं उनको उन्होंने फिर सर्च किया है और उन कैमरास के ज़रिए से फिर इस बंदे की तरफ पहुँचे, क्योंकि इस जो वारदात में एक डबल केबिन विगो इस्तेमाल हुई थी उसकी एक हल्की सी झलक जब इन्होंने वारदात की तो उस वक्त हमें नज़र आई। ये तो इरफान साहब बहुत फुटेजेस हुई होंगी, अंदाज़ा है कोई पूरे अगर वेस्ट जोन के हज़ारों की तादाद में फुटेज आई होंगी आपके पास? जी हाँ, इसमें सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में हमने फुटेजेस को हमने मॉनिटर किया, देखा उसको, क्योंकि हमने ये कोशिश की कि ये जो रूट है ये किस तरह उन्होंने लिया, कहाँ पे ये गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि 5 से 8 दिन पूरे हमारे जो लड़के थे, हमारी जो टीम थी, जो फोकल पर्सन से बेसिकली उन्होंने इसके ऊपर काम किया, टेक्निकल जो लोग थे उसके उन्होंने इसके ऊपर काम किया। फिर एक गली में एक जो हमारा कैमरा लगा हुआ था, जो प्राइवेट कैमरे लगे हुए थे हमारे, उसमें ये विगो गाड़ी जो है वहाँ पे हमें नज़र आई और फिर उस गली में जाके फिर हमने इंफॉर्मेशंस पैदा की और लोगों को इम्प्लांट किया। वहाँ पे फिर इस बंदे तक हम पहुँचे। उसका घर वहाँ पे था और वारदात के बाद फिर हमें पता चला कि इसके मुख्तलिफ 2-3 घर और भी हैं, क्योंकि इसने 3 शादियाँ की हुई थी तो 3 घर इसने रखे हुए थे और फिर कैश भी इसने मुख्तलिफ जगहों पे उसने डंप किया हुआ। तो फिर हमने उन जगहों पर रेड किया और कैश हमने वो बरामद किया। इसमें जो बाकी इनके साथी थे उनके बारे में क्या कोशिश हुई हैं, या जो मरकज़ी मुलज़म था वाजिद, उसके हवाले से क्या इन्वेस्टिगेशन अब तक की हुई? देखिए, ये एक बहुत बड़ा गैंग है, एंटरप्रेन्योरशिप गैंग है और बदकिस्मती से इनका जो ताल्लुक़ है वो सारा का सारा पारा चिनार से है। और आपको पता है कि पारा चिनार रिसेंटली एक कन्फ्लिक्ट जोन रहा है, वहाँ पे सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट रहा है वहाँ पे। तो ये जो गैंग है उस सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट का भी फ़ायदा उठाती है। फ़ायदा इस तरह उठाती है कि वहाँ पे जब ये वारदात की तो उन्होंने ऐसा टाइमिंग ऐसी ढूंढी उन्होंने कि इमीडिएटली बाद मुहर्रम शुरू हो गया और पारा चिनार में बहुत ही यानी कि सेंसिटिव मुहर्रम होता है, तो पुलिस इस तरह एक्टिवली वहाँ पे रेड्स वगैरह और ऑपरेशन वगैरह नहीं कर सकती थी। तो ये बाकी जो सारे लोग हैं, एक तो ये जो मेन आदमी है वो तो यहाँ का है, लेकिन जो बाकी सारे 8-7 लोग बाकी जो हैं वो फिर पारा चिनार भाग गए। हमने टीमें वहाँ पे भी बेची हुई हैं, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये है कि बाकी सारा गैंग जो है वो पारा चिनार से है और ये पहली उनकी वारदात नहीं है, बल्कि उन्होंने पहले कोयटा में वारदातें की हैं, पेशावर में वारदातें की हैं, कराची में वारदातें की हैं। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप गैंग है जो टारगेट करता है बैंक्स को और बैंक के अंदर भी वारदातें करता है, बैंक्स के वॉल्ट्स को भी ये डीसील करके उनसे भी वारदातें करते हैं, कैश वैन्स को लूटते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो इसी के ऊपर फोकस कर रहा होता है। इरफान साहब, कराची में पहले भी जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं जो उनके लोग मुलव्वस रहे हैं बैंक लॉकर तोड़ने में और वारदातों में, तो ये कंपनी ऐसे बदनाम लोगों को कैसे रख लिया क्या, और आइंदा के लिए इससे बचाव के लिए कोई तरीकाकार वजह कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज है उनका जो मैकेनिज्म है वो इतना अच्छा नहीं है। पास्ट में हमारे वेस्ट जोन में 3 ऐसे केसेस हुए जिसमें जो गार्ड्स थे उन्होंने इनोसेंट लोगों को मार दिया, यानी एक यूट्यूबर को उन्होंने मार दिया, फिर एक सेरेना मार्केट थी उसके बाहर उसको बगैर किसी वजह के। उसका रीज़न ये है कि मोस्टली जो गार्ड्स भर्ती हो रहे हैं उनका सिस्टम ठीक नहीं है, ट्रेनिंग उनकी प्रॉपर नहीं है, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं होता क्या है वो मेंटली ठीक है कि नहीं है। अच्छा, फिर उनको इतने हैवी वेपन्स दे देते हैं लोग और किसी के पास क्लाशनकोफ भी तक है, रिपीटर्स हैं जो किसी भी वक्त इस्तेमाल करके किसी को भी मार सकते हैं। और ये है कि उनकी जो रिक्रूटमेंट की जो तरीका है वो भी प्रॉपर नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के लोग इन सिक्योरिटी कंपनीज़ में भर्ती होते हैं और भर्ती हो के फिर होते तो वो गैंग्स के मेंबर हैं, वो भर्ती हो जाते हैं और भर्ती हो के फिर वो अपनी वारदातें करते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट पहलू तो है जिसके ऊपर होम डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। दूसरा ये बताइएगा कि इस तरह की जो वारदातें हुई हैं उसमें जो मुलव्वस मुल्ज़मान हैं, क्या ये पहले भी किसी वारदात में मुलव्वस रहे हैं या गिरफ़्तार हो चुके हैं? जी हाँ, ये जो हमने अली लंगड़ा पकड़ा है ये तो पहले 8-10 केसेस में पहले भी गिरफ़्तार हो चुका है और जो बाकी लोग भाग गए हैं वो भी कोई 10 केसेस में, कोई 12 केसेस में इन्वॉल्व है और काफ़ी इसमें पीओज़ और एब्सकॉन्डर भी हैं। तो ये काफ़ी केसेस में पहले भी रहे हैं, काफ़ी इनकी बड़ी वारदातें हैं पहले भी।
बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, डीआईजी वेस्ट जोन हमें तफसीलात बता रहे थे। इस केस से जुड़ी मज़ीद बहुत दिलचस्प बातें हैं। हम अभी एसएसपी जो सेंट्रल हैं डॉक्टर इमरान, उनसे जाके बात करेंगे। आए हमारे साथ। जी नाजरीन, एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। 30 करोड़ की डकैती में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से, सीसीटीवी फुटेज के हवाले से अभी डीआईजी वेस्ट जोन से हमने बात की थी। डॉक्टर इमरान से हम पूछते हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा कि मुल्ज़म तो गिरफ़्तार कर लिया जो मोहम्मद अली उर्फ लगड़ा, ये इससे बरामदगी कैसे हुई? इसने पूरा वारदात के बारे में डिस्क्लोज़ क्या किया? जी बिल्कुल, देखें, ये इस गैंग का या इस ग्रुप का इंतहाई अहम, बल्कि अगर हम कहें कि ये सरगना था जो कि कराची में ये मौजूद था और इसने पूरी प्लानिंग की थी। अराउंड 3 to 4 months टाइम लगा के इसने ये टारगेट आइडेंटिफाई किया, रास्तों की रैकी की, गाड़ियाँ अरेंज की, जो दूसरी जगहों से मुल्ज़मान आए थे दीगर साथी, उनकी रिहाइश, उनको फैसिलिटेट करना। तो बेसिकली इसका लीडिंग रोल था। तो इसको जैसे हमने प्रीवियसली मेंशन किया कि इसको सीसीटीवी टेक्निकल ग्राउंड इंफॉर्मेशन की बेस पे ट्रेस किया, इसको अरेस्ट किया। तो अरेस्ट के बाद फिर नेक्स्ट फेज़ थी गाड़ियों की रिकवरी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इनिशियल सीसीटीवी में तो एक गाड़ी नज़र आ रही थी, लेकिन लेटर ऑन हमने मज़ीद वर्किंग की तो पता चला इसमें दूसरी गाड़ी भी है। तो दोनों गाड़ियाँ हमने बरामद की। इसके साथ साथ जो फिर छीनी हुई रकम थी उसकी बरामदी का मरहला था, उस पर हमने काम किया। उसके बारे में पता चला है कि रकम के बारे में बड़ी यानी कोशिश करना पड़ी पुलिस को, क्योंकि ये डिस्क्लोज ही नहीं कर पा रहा था। जी बिल्कुल, इसने बहुत ज़्यादा उसमें कहते हैं ना कि पुलिस को घुमाया या स्टेटमेंट्स चेंज की, इंसिडेंट के हवाले से भी, दीगर मुल्ज़मान की इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से भी, और इसी तरह से जो गाड़ियों के बारे में, केस प्रॉपर्टी के बारे में। तो पुलिस ने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट पर रिलाई नहीं किया, अपने जो सोर्सेस कह लें या अपनी टेक्निकल और सीसीटीवी की जो एविडेंस था अनडिनाइबल, उसकी बेस पे बेसिकली वो जगह फाइंड आउट की जहाँ से केस प्रॉपर्टी रिकवर हुई। वो 2 फेजेस में हुई। पहले एक गाड़ी जो क्राइम में यूज़ हुई थी वो इसने जाके एक जगह पे खड़ी की हुई थी, उसको छुपाया हुआ था कपड़ा डाल के, वहाँ से गाड़ी रिकवर की, उस गाड़ी में से कुछ अमाउंट रिकवर हुई। इसी तरह से फिर इसने एक जगह रेंट पे ली हुई थी, वहाँ पे ये कुछ अरसे से रहाइश में सीट था, वहाँ से अपना नाम चेंज करके वो जगह ली हुई थी। आईडी कार्ड इसने कोई थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनवाया हुआ था किसी और के नाम से, और ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहाइश पजीर था। तो दूसरी फेज़ में वहाँ से जो मेजर थी, जो बल्क रिकवरी थी, फिर वो वहाँ से कि इसकी यहाँ पे मल्टीपल ठिकाने हैं। इसने अभी तक जो हमने डिस्कवर किया, इसने 3 शादियाँ की हुई हैं। पहली इसकी सेपरेशन हो चुकी हुई है, तो दूसरी 2 जो इसकी बीवियाँ हैं वो डिफरेंट एड्रेसेस पे रह रही हैं। तो इसने अपनी जो गाड़ी छुपाई हुई थी वो उन तीनों जगहों पे नहीं थी, वो एक और जगह फाइंड आउट करके इसके कोई रिश्तेदार, आगे उनके दोस्त थे, उनके भी घर के बाहर जाके गाड़ी खड़ी हुई थी। तो इसी वजह से हमने इस केस में इसके जो दीगर फैमिली मेम्बर हैं वो भी उसमें गिरफ्तार हुए। 2 इसकी बीवी है। उनका इसमें क्या किरदार था? 3 बीवियों का क्या किरदार था? क्या उनको इस वारदात के बारे में पता था? देखिए, जो फर्स्ट जो इसकी वाइफ थी उसके साथ उसकी सेपरेशन हो चुकी है, जो अभी तक इनमें इन्वेस्टिगेट किया है। बाकी जो 2 इसकी वाइफ हैं, और जो हमारी ये फाइंडिंग्स हैं कि बिल्कुल उनको इसमें से उनको इस इंसिडेंट का भी पता था, इस वारदात का भी पता था, और एक ने तो उसमें फैसिलिटेट भी इसको किया उस गाड़ी को छुपाने में, उस छीनी हुई रकम को छुपाने के लिए। इसके साथ साथ हमने डिस्कवर किया कि इसके जो दीगर फैमिली मेम्बर्स हैं, इसकी वाइफ है, इसका हमजुल्फ है, वो इनको फैसिलिटेट भी करते हैं, और वो इसके अलावा इलीगल वेपन और नारकोटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ भी पुलिस ने इस्टेब्लिश की है। कह सकते हैं कि वेपन्स का धंधा, मनशियात का धंधा कराची में, क्या ये भी इसके साथ लिंक था? देखिए, इसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमने जब उनको भी अरेस्ट किया, उनसे चीज़ें जो रिकवर हुई, बरामद हुई, वेपन भी रिकवर हुआ, नारकोटिक्स भी रिकवर हुई, तो इससे हमें ये पता चला कि ये इस फाइनेंशियल क्राइम के साथ साथ इनका दीगर जो गैर कानूनी चीज़ें हैं, जिसमें नारकोटिक्स भी है, जिसमें वेपन है, उसमें भी इसके दीगर फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी मुलव्वस हैं। नाज़रीन, ये पता लगी थी कि ये जो लूटी गई रकम थी उसने जब वो रखी थी या छुपाने की कोशिश की थी अपनी बीवी के राजदारी से, तो क्या कुछ पैसे उसकी बीवी ने भी मार लिए थे उसमें से? जी बिल्कुल, कुछ अमाउंट उसमें से बीवी लेकर वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर ली थी। मे भी उसकी इंटेंशन हो कि उसको सिक्योर कर सके, क्योंकि वो जगह एक लोकेट हो गई हुई थी, एक घर पता चल गया हुआ था, तो उसको एप्रीहेंशन थी कि हो सकता है कि यहाँ पुलिस की रेड हो। तो कुछ अमाउंट उसने ले जा के वहाँ से दूसरी जगह जहाँ गाड़ी इन्होंने छुपाई हुई थी, गाड़ी बेसिकली इन्होंने अपनी जगह पे नहीं छुपाई थी, किसी गैर जगह पे जाके इन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई थी, और उस गाड़ी में इन्होंने अमाउंट रख के एक पोर्शन तकरीबन 3 करोड़ के करीब वो उन्होंने बीवी ने वहाँ पे रखा हुआ था, ताकि वो किसी तरह से वो रिकवर ना हो सके।
तो ये तो पूरा एक तरह से वेस्ट जोन पुलिस या कराची सेंट्रल पुलिस इसमें इन्वॉल्व रही। कितने लोगों का क्या किरदार था पुलिस के? देखिए, इस पे जैसे इंसिडेंट हुआ तो यकीनन ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए चैलेंजिंग केस भी था। जो सीसीटीवी में शुरू में नज़र आ गया था कि जो एक वाजिद नामी जो मुल्ज़िम है, जो सिक्योरिटी कंपनी का अपना एम्प्लॉय है और वो चीफ़ क्रू है, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट तो डायरेक्टली नज़र आ रही थी, लेकिन वो गायब हो गया, उसके बाद तो मिला नहीं। लेकिन जैसे हमने इस पे वर्किंग की, डीआईजी वेस्ट जोन इरफान बलोच साहब ने इस पे एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की। मैंने भी अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो हमारे तमाम ऑफिसर जवान हैं जो कैपेबल और जो रेलिवेंट, उन पे ऑलमोस्ट कोई 40 हमारे ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स हमारे जवान हैं जिन्होंने इस पे काम किया, और उसके बाद जाके हम इस केस को ट्रेस करने में कामयाब हुए। अभी का बताइएगा कि केस अब किस स्टेज पे है ये? देखिए, अभी मेन एक्यूज जो अरेस्ट हो गया, एक बल्क ऑफ जो स्नैच प्रॉपर्टी है वो रिकवर होगी, दोनों गाड़ियाँ रिकवर हो गई, लेकिन जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, और बाकी जो केस के इन्वेस्टिगेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी हम सारी कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस पे एक अच्छा केस ये तैयार हो ताकि इन मुल्ज़मान को इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिल सके। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस तमाम वारदात का जो इतनी बड़ी स्टोरी बनाने का एक मकसद था, बताना था कि पुलिस बहुत सारे मामलात में बदनाम है। कराची पुलिस, सिंध पुलिस के हवाले से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं इस उस पे हूँ कि पुलिस के अंदर कैपेबिलिटी मौजूद है। पुलिस को अगर कोई ज़िम्मेदारी दे दी जाए, कुछ उनको ड्यूटीज़ लगा दी जाएँ, जैसा कि इस केस में हुआ, और अनट्रेसेबल था क्योंकि वो तो इलाका गैर चले गए, जो मरकज़ी मुल्ज़म था, और जो मुल्ज़म गिरफ़्तार हुआ वो कहीं करीब करीब भी इस वारदात में नहीं था। तो इस तरीके से 40 लोगों की टीम, पूरे डिस्ट्रिक्ट से कैमरा की फुटेजेस हासिल करना, और मुल्ज़मान का उसमें सिर्फ एक गाड़ी का जो निशान था वो मिला, उसके बाद उस घर तक पहुंचना, मुल्ज़म को गिरफ़्तार करना, पूरी टीम को गिरफ़्तार करना, और उसके जो रिकवरी थी एक बहुत बड़ी अमाउंट जो 20 करोड़ रुपए जो रिकवर करना, मैं समझता हूँ कि मामूली बात नहीं थी, जिसके लिए पुलिस अफसरान ने पजीराई भी की है, उन अफसरान की उनको इनाम कराम भी दिया है। तो एक पुलिस, सिंध पुलिस, कराची पुलिस, अगर इनको वो सोर्सेज दे दिए जाएं, वसाइल दे दिए जाएं, तो मैं समझता हूं कि मुस्तकबिल में इस तरह के और वारदातें होने से रोकी जा सकती हैं, और अगर हो जाती हैं तो उनका सुराग लगाना आसान होता है। किसी और स्टोरी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।